कहानी समुद्र के बीचों बीच स्थित एक विशाल तेल प्लेटफॉर्म से शुरू होती है, जिसका नाम सागर द्वीप 1 है। यहाँ पर तेल और गैस निकालने का काम जारी है। इस प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों मजदूर कई महीने की कड़ी मेहनत के बाद अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। सब हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी प्रबंधक मैनेजर को कंपनी के मुख्यालय से एक आपातकालीन कॉल आता है। फोन पर बताया जाता है कि जिस हेलीकॉप्टर को मजदूरों को लेने आना था, उसे अचानक एक अन्य आपात स्थिति के लिए भेजा गया है। प्रबंधक चिंतित होकर पूछता है, हेलीकॉप्टर कब तक आएगा? लेकिन कॉल बीच में ही कट जाती है। जैसे ही कॉल कटती है, पूरा रेडियो सिस्टम और संपर्क व्यवस्था ठप हो जाती है। अब न तो यहां से कोई बाहर कॉल कर सकता है और न ही कोई मदद मांग सकता है। प्रबंधक सभी मजदूरों को मीटिंग के लिए बुलाता है। वह उन्हें स्थिति समझाता है और बताता है कि हेलीकॉप्टर जल्द आने की संभावना नहीं है। इस घोषणा के बाद वहां मौजूद एक बुजुर्ग मजदूर बार बार पूछने लगता है, हमें यहां से बाहर कब ले जाया जाएगा? तभी अचानक पूरी प्लेटफॉर्म की बिजली गुल हो जाती है। वहां के जनरेटर की वजह से कुछ हिस्सों में रोशनी बनी रहती है, लेकिन प्रबंधक को समझ आ जाता है कि अगर जल्द ही बिजली बहाल नहीं हुई और तेल के प्रेशर को नियंत्रित नहीं किया गया तो पूरी जगह खतरे में पड़ सकती है। प्लेटफॉर्म का इलेक्ट्रीशियन एक अन्य प्लेटफॉर्म से संपर्क करता है, लेकिन वहां भी यही समस्या चल रही होती है। इसी बीच पूरी जगह अचानक तेज झटकों से हिलने लगती है। कुछ हिस्सों में आग लग जाती है, जिससे भगदड़ मच जाती है। यहाँ के वैज्ञानिक मानते हैं कि सिस्टम बंद करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रबंधक अपनी टीम और मजदूरों की जान बचाने के लिए खुद ही मुख्य कंट्रोल सिस्टम बंद कर देता है। जैसे ही प्रबंधक सिस्टम बंद करता है, एक विशाल तूफान प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ता है। हर कोई जान बचाने की कोशिश में जुट जाता है। इसी बीच एक मजदूर वैज्ञानिक से सवाल करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने समुद्र के अंदर जरूरत से ज्यादा खुदाई कर दी हो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? वैज्ञानिक इस बात को नकारते हुए कहता है, यह महज एक संयोग हो सकता है। स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रबंधक इलेक्ट्रीशियन और एक अन्य मजदूर को प्लेटफॉर्म के ऊपरी हिस्से पर भेजता है। जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक पक्षी मरा पड़ा है। यह पक्षी किसी शिकारी का शिकार लग रहा था। तभी अचानक दूसरे मजदूर के साथ कुछ होता है और वह नीचे गिर जाता है। जैसे ही ऊपर से गिरा हुआ मजदूर नीचे लाया जाता है, डॉक्टर उसकी स्थिति का जायजा लेती है। वह कहती है, अगर मेरे पास मेरे मेडिकल उपकरण होते तो मैं इसे ठीक कर सकती थी। डाइविंग मशीनों के प्रेशर पॉइंट्स की जांच की जाती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें कोई दबाव नहीं है। यह समस्या सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की नहीं, बल्कि आसपास के सभी प्लेटफॉर्म्स की है। इस बीच ऊपर से गिरा हुआ मजदूर होश में आता है और कहता है कि उसने सपने में देखा समुद्र के दो हिस्से अलग हो रहे थे। इधर बूढ़ा मजदूर मैनेजर की टेबल पर रखी एक फाइल चुपके से उठा लेता है। जब वह फाइल पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि कंपनी ने सभी मजदूरों से झूठ बोला है। वह गुस्से में सभी मजदूरों को इकट्ठा करता है और बताता है, कंपनी हमें घर भेजने के बहाने यहां से निकालने की साजिश कर रही थी। दरअसल ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा है और इसका मतलब है कि हमारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। मैनेजर को भी मजबूर होकर यह बात स्वीकार करनी पड़ती है। सभी मजदूर दुखी होते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। तभी आसमान से राख गिरने लगती है। हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि आसपास कहीं आग या ज्वालामुखी जैसी कोई घटना नहीं होती। जो मजदूर ऊपर से गिरा था, वह अचानक सबसे कहता है, बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, यहाँ तक कि यह भी नहीं कि वह ऊपर से गिरा था या उसने कोई चेतावनी दी थी। डॉक्टर उसकी जांच के दौरान देखती है कि उसके घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं। यह देखकर वह वैज्ञानिकों को बताती है, यह सामान्य नहीं है, इसकी बॉडी में कुछ अलग ही हो रहा है। डॉक्टर और वैज्ञानिक के जाने के बाद वह मजदूर फिर से होश में आता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब बहुत जल्द एक विशाल लहर आने वाली है जो सब कुछ खत्म कर देगी। डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे सुला देती है। और जिसके घाव अचानक ठीक हो गए थे, अब अजीब हरकतें करने लगा था। उसके हाथ में एक चमकदार चीज थी जो रहस्यमय तरीके से उसके जख्मों को भर रही थी। इस बीच प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य लोग देख रहे थे कि दूर एक जहाज उनकी ओर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जहाज उनकी दिशा में नहीं बल्कि दूसरी ओर जा रहा था। प्लेटफॉर्म के मैनेजर ने अपने एक सहकर्मी से कहा, जाओ और उन्हें संकेत दो, हमें पता लगाना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। जैसे ही वह आदमी जहाज की ओर संकेत देने जाता है, उसे महसूस होता है कि जहाज मदद मांग रहा है। यह सुनकर मैनेजर और भी उलझन में पड़ जाता है। वह कहता है, हमें किसी भी तरह से यह पता लगाना होगा कि इस घने कोहरे की वजह क्या है।
जो हर चीज को ढक रहा है। उधर ऊपर से गिरा व्यक्ति अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन उसे बार बार डरावने सपने आ रहे थे। उसने अपने सपने में देखा कि उनका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है और उसका सोने का दांत अपने आप बाहर गिर जाता है। दर्द से बेहाल होकर वह पास की खिड़की के शीशे पर गोल गोल निशान बनाने लगता है। तभी वहां मौजूद दूसरा वर्कर यह सब देखकर सहम जाता है। प्लेटफॉर्म की लाइट्स बार बार चमकने लगती हैं और उसी वर्कर को एक खतरनाक सपना आता है। सपना देखकर वह डर के मारे भाग जाता है। दूसरी ओर एक और वर्कर शराब पीने के बाद नहाने के लिए जाता है। जैसे ही वह नहाने लगता है, उसके शरीर पर बने स्थायी टैटू अपने आप गायब होने लगते हैं। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। वैज्ञानिक इस बात को समझने लगते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हो रही अजीब घटनाओं का असर इंसानों के शरीर पर हो रहा है। वे कहते हैं, यहाँ जो भी हो रहा है उसकी वजह से इंसानों के शरीर की गैर जरूरी चीजें जैसे टैटू, सोने के दांत आदि अपने आप निकल रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन और उसका साथी प्लेटफॉर्म के बाहर जहाज की स्थिति जांचने के लिए जाते हैं। उसी समय बूढ़ा व्यक्ति, जिसे पहले कैद कर दिया गया था, किसी तरह खिड़की से बाहर निकल जाता है और जहाज के बाहर पहुंच जाता है। जल्दी जल्दी वह जहाज के अंदर आता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है, जिससे इलेक्ट्रीशियन और उसका साथी बाहर फंस जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कंट्रोल रूम में पहुंचता है और मदद का सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। जहाज को संकेत देने के लिए लाइट्स को बार बार चमकाता है। यह देखकर आसपास का जहाज उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रीशियन और उसका साथी, जो अब भी बाहर फंसे हुए थे, किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। बाहर मौजूद व्यक्ति अचानक राख के गिरने के बंद होने के बाद अंदर आने की कोशिश करता है। वह चोटिल भी हो गया था और जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। मैनेजर उसकी आवाज सुनकर वहां आता है और उसे अंदर ले आता है। बाज को अंदर लाने के बाद कंट्रोल रूम में बूढ़ा व्यक्ति लगातार लाइट ब्लिंक करके सिग्नल भेज रहा था। मैनेजर ने उसे सख्ती से ऐसा करने से मना किया और कहा, हमें आपस में लड़ाई करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि हम इस संकट से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इस बीच बाहर वह वर्कर जो पहले ऊपर से गिरा था और अपने घाव खुद ब खुद ठीक कर चुका था, अब अलग ही व्यवहार करने लगा। वह प्लेटफॉर्म के पास खड़ा था और प्रकृति को देख रहा था। तभी एक अन्य वर्कर उसके पास आया और उसे अंदर जाने को कहा, लेकिन बाज ने उसे अचानक मार दिया। यह देखकर प्लेटफॉर्म का दूसरा वर्कर मैनेजर को यह जानकारी देता है कि वे विशाल लहरों से टकराने वाले हैं। जैसे ही मैनेजर स्थिति संभालने आता है, वह देखता है कि बाज वहां से भाग चुका है और वर्कर की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी ओर वैज्ञानिक राख के सैंपल की जांच कर रही थी, जो प्लेटफॉर्म पर लगातार गिर रही थी। उसने यह पता लगाया कि राख में मौजूद जीवाश्म खून के साथ मिलकर तेजी से पनप रहे थे। उसने मैनेजर और डॉक्टर को बुलाकर कहा, इस राख में मौजूद जीवाश्म किसी ताकतवर शरीर की तलाश में हैं। वे उस शरीर को अपना घर बना लेते हैं और वहां तेजी से फैलने लगते हैं। यह वही कारण है जिससे बाज के घाव इतनी जल्दी ठीक हो गए। मैनेजर ने सुझाव दिया, हमें सभी के खून के सैंपल लेने चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन इन जीवाश्मों से प्रभावित हुआ है। हमें राख से दूरी बनानी होगी, नहीं तो हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के आसपास का फॉग कम होने लगा। सामने एक दूसरा प्लेटफॉर्म नजर आया जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस बीच बाज को वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर्स पढ़ते हुए देखा गया। इलेक्ट्रीशियन वहां पहुंचा और बाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाज ने गुस्से में उसे पीछे धकेल दिया। जब वैज्ञानिक वहां पहुंची तो उसने देखा कि बाज ने अपने खून का सैंपल चुरा लिया है। वैज्ञानिक ने बाज से सैंपल वापस करने को कहा, लेकिन बाज वहां से भाग गया। उसकी हरकतों से अब सबको यह एहसास हो गया था कि वह पूरी तरह बदल चुका है और उसकी शक्तियां असामान्य हो गई हैं। बाज का खून सैंपल वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि उसी से यह पता लगाया जा सकता था कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। लेकिन बाज अपना खून का सैंपल लेकर भाग चुका था। मैनेजर ने सभी लोगों को 2 टीमों में बांटा। उसने कहा, एक टीम बाज को ढूंढने पर फोकस करेगी और दूसरी टीम जहाज के कामकाज को संभालेगी। उधर वैज्ञानिक जब इस पर और रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये छोटे छोटे जीवाश्म डायनासोर के युग के हैं। ये डायनासोर के खात्मे के साथ ही नष्ट हो गए थे, लेकिन समुद्र के अंदर गहरे ड्रिलिंग की वजह से ये फिर से सक्रिय हो गए हैं। दूसरी तरफ बाज को दिखाया जाता है। वह अपने खून का सैंपल पानी में फेंक देता है। पानी की सतह पर हाथ रखते ही उसके हाथ से बिजली निकलती है और छोटे छोटे कीटाणु पानी में पनपने लगते हैं। तभी बाज का एक साथी वर्कर वहां पहुंचता है। बाज उसे देखकर छुप जाता है। वर्कर जब पानी में कीटाणु देखता है तो वह अन्य लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन बाज उस पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद 2 और वर्कर वहां आते हैं। वे घायल वर्कर को संभालने की कोशिश करते हैं। वे देखते हैं कि पानी में मौजूद कीटाणु अब पौधों में बदलने लगे हैं।
घायल वर्कर के मुंह से एक नकली दांत अपने आप निकल जाता है। इसका मतलब था कि वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वह अचानक अपने साथियों पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। डॉक्टर की एक साथी बाज को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है। वह देखती है कि बाज के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उग चुके हैं। बाज उससे कहता है, जहां से हम यह तेल निकाल रहे हैं वहां पहले एक पूरी सभ्यता बसती थी। अब यह पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। उनके ही अवशेषों से यह तेल निकाला जा रहा है। हमें यह सब तुरंत बंद करना होगा। तभी वहां एक और व्यक्ति आता है और कहता है, बाज जो कह रहा है वह पूरी तरह सच है। उसी वक्त बूढ़ा आदमी भी वहां पहुंचता है। बाज अपने साथी के साथ इस जगह से भाग जाता है। दूसरी ओर प्लेटफॉर्म के पास चल रही गैस की आग अचानक बुझ जाती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गैस हवा में तेजी से फैलने लगी थी, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। मैनेजर ने तय किया कि किसी भी हालत में आग को फिर से जलाना होगा। इलेक्ट्रीशियन आगे बढ़ता है और एक फ्लेयर गन लेकर उस जगह पहुंचता है। जैसे ही वह फ्लेयर गन चलाता है, एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से आग तो दोबारा जलने लगती है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे तुरंत अंदर लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करती है। इस बीच बाज को जहाज के निचले हिस्से में दिखाया जाता है। उसे एक बार फिर से रहस्यमय विजन दिखाई देने लगते हैं। उसे समझ आता है कि अगर तेल और गैस निकालने का काम बंद नहीं हुआ तो नीचे मौजूद जीवाश्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। बाज इसे रोकने के लिए तेल के पाइप को ब्लॉक कर देता है। पाइप में दबाव तेजी से बढ़ने लगता है। दूसरी ओर इलेक्ट्रीशियन, जो अब लगभग ठीक हो चुका है, कागज पर गोल गोल निशान बनाने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले बाज ने बनाए थे। इससे यह साफ हो जाता है कि वह भी संक्रमित हो चुका है। मैनेजर पाइपलाइन के बढ़ते दबाव को देखता है और तय करता है कि समुद्र के नीचे के वाल्व को बंद करना होगा ताकि दबाव को खत्म किया जा सके। इसके लिए एक अंडर वाटर रोबोट को भेजा जाता है, जिसमें कैमरा लगा होता है। कैमरे में समुद्र की सतह पर गोल गोल आकृतियां बनती हुई नजर आती हैं। ये वही आकृतियां होती हैं जो बाज और इलेक्ट्रीशियन ने बनाई थीं। इसी दौरान मैनेजर संचार व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करता है और एक गार्ड को फोन करके मदद मांगता है, लेकिन कमजोर सिग्नल के कारण गार्ड उसकी बात ठीक से नहीं समझ पाता। डॉक्टर अपनी बहन को वीडियो कॉल करती है और जब वे बात कर रही होती हैं तो डॉक्टर देखती है कि फॉग, जो पहले रिग के आसपास था, अब शहर तक पहुंच चुका है। इसके कारण शहर का इंटरनेट और संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इलेक्ट्रीशियन के घाव तेजी से भरने लगते हैं। उसे अपने कानों में बाज की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बाज टेलीपैथी के जरिए उससे बात कर रहा होता है। इलेक्ट्रीशियन बाथरूम में जाता है और आईने में अपने घाव को देखता है। इलेक्ट्रीशियन, जो अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है, यह अचानक मिरर में देखता है कि उसे बाज का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो सामने वैज्ञानिक खड़ी होती है। इलेक्ट्रीशियन उसे सारी बातें बता देता है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन नीचे उस हिस्से में जाने का फैसला करता है जहां बाज ने उसे बुलाया था। जाने से पहले वह वैज्ञानिक के लिए एक नोट छोड़ देता है, जिसमें लिखा होता है कि वह कहां जा रहा है। कुछ समय बाद वैज्ञानिक और डॉक्टर भी नीचे वाले हिस्से में पहुंचते हैं। यहाँ पर एक अजीब माहौल होता है। चारों तरफ बहुत सारे पौधे खुद ब खुद उग चुके होते हैं। छोटे छोटे कीड़े और जीव डॉक्टर के चारों ओर घूमने लगते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तभी वैज्ञानिक डॉक्टर को समझाकर वहां से वापस ऊपर ले आती है। ऊपर एक अलग ही दृश्य होता है। सब लोग खुश दिखाई देते हैं क्योंकि उनके सामने एक विशाल जहाज आ रहा होता है। यह जहाज उनकी ओर बढ़ रहा होता है। असल में पहले जो जहाज उनकी ओर आ रहा था उसने अपना रास्ता बदल लिया था, इसीलिए वह कभी इन तक पहुंच नहीं सका। अब इस नए जहाज से एक बोट निकलती है जिसमें कुछ लोग होते हैं। इन लोगों में एक वरिष्ठ व्यक्ति, जिसका नाम डेविड होता है, भी शामिल होता है। डेविड, जो पहले इस रिसर्च टीम का हिस्सा था, सीधा लैब में जाता है। वहां वह वैज्ञानिक को बताता है कि वह उस टीम का सदस्य था जो पहले हुए ब्लास्ट में खत्म हो गई थी। वह बताता है कि ब्लास्ट के दौरान ज्यादातर लोग मारे गए, लेकिन वह और कुछ अन्य लोग बच गए। वैज्ञानिक उससे पूछती है, तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया? लेकिन डेविड इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देता। वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे इस सवाल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक अन्य व्यक्ति, जो पहले एक तकनीशियन था, सभी को बताता है कि जब डेविड उनके रिग पर आया था तो उसने तेल निकालने के बजाय कई मशीनें पानी की सतह पर भेज दी थीं। इसके बाद चारों तरफ एक घना धुंध छा गया था, लेकिन डेविड इस सबसे बेपरवाह था। तकनीशियन यह भी बताता है कि डेविड ने अपने सारे डेटा मिटा दिए थे और कंपनी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी थीं। इसका मतलब था कि डेविड को पहले से ही बहुत सी बातें पता थीं जो उसने किसी को नहीं बताई। दरअसल डेविड पहले से ही इस रिग में काम कर चुका था और वह जानता था कि यहाँ होने वाली घटनाएं किस दिशा में जा रही हैं। जब सीनियर पहली बार उनके रिग पर आता है तो उसी तरह की घटनाएं होने लगती हैं जैसे अब नए रिग पर हो रही हैं।
डॉक्टर और वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि समुद्र के नीचे जो गोल आकृतियां बन रही हैं वे वास्तव में एक बड़ी आपदा का संकेत हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि जैसे ही 5वीं आकृति पूरी होगी तबाही का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर इलेक्ट्रीशियन और बाज के बीच एक नई बातचीत होती है। बाज, जो अब इलेक्ट्रीशियन के साथ मिल चुका है, उसे बताता है कि पूरे सिस्टम को शट डाउन करना बेहद जरूरी है। हालांकि बाज खुद सिस्टम को बंद करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है। बाज कहता है कि अगर यह सिस्टम बंद नहीं हुआ तो पूरी जगह नष्ट हो जाएगी। इस बीच जहां बाज और इलेक्ट्रीशियन है, वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। वहां पेड़ पौधों का अजीब तरह से विकास हो चुका है और यह सब वातावरण के साथ घुल मिल चुके हैं। बाज इलेक्ट्रीशियन से कहता है कि उसे जल्द ही इस पर्यावरण का हिस्सा बनना होगा। उधर सीनियर एक योजना बनाता है। वह कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडरों को समुद्र के नीचे ले जाना होगा। वह कुछ साथियों को सिलेंडर ले जाने का आदेश देता है। ये सिलेंडर वेंटिलेशन सिस्टम से कनेक्ट किए जाते हैं, जिससे गैस पूरे सिस्टम में फैलने लगती है। जैसे जैसे गैस फैलती है, वहां के पौधे मरने लगते हैं। यह सीनियर की योजना का हिस्सा था। सीनियर खुद इलेक्ट्रिक सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, वे गैस के प्रभाव से बेहोश हो जाता है। उसी समय बाज भी गैस के असर से बेहोश हो जाता है। 3 लोगों को सीनियर ने सिलेंडर लगाने के लिए नीचे भेजा था। उनमें से 2 तो वापस लौट आते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अंदर ही रह जाता है। सीनियर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे उस व्यक्ति की अंदर ही मृत्यु हो जाती है। जब यह बात वैज्ञानिक और मैनेजर को पता चलती है, तो वे सीनियर के पास जाकर उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। सीनियर कहता है कि यह जरूरी था, लेकिन वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं होती। वह तुरंत नीचे जाती है और देखती है कि इलेक्ट्रीशियन बेहोश पड़ा हुआ है। वैज्ञानिक इलेक्ट्रीशियन को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जाग नहीं रहा होता। तभी इलेक्ट्रीशियन का हाथ सूखे हुए पौधों पर पड़ता है और वह अचानक होश में आ जाता है। उसी समय बाज भी होश में लौट आता है। दूसरी ओर दूसरे रिग का तकनीशियन भी वहां पहुंचता है और खुलासा करता है कि सीनियर ने जानबूझकर पाइपलाइंस का तापमान इतना बढ़ा दिया कि रिग के अंदर ब्लास्ट हो गया। उसने खुद एक छोटी नाव के जरिए वहां से भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन वहां मौजूद सभी को मरने के लिए छोड़ दिया। इस बीच पानी के नीचे के दृश्यों को दिखाया जाता है, जहां 4 गोलाकार आकृतियां पूरी हो चुकी हैं और अब 5वीं भी पूरी हो रही है। यह विनाश की शुरुआत का संकेत है। मैनेजर सीनियर से सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सीनियर जवाब देता है कि इस तबाही से बचने का केवल एक ही तरीका है, समुद्र के नीचे पनप रही उस रहस्यमयी चीज को नष्ट करना। हालांकि उसे नहीं पता कि 5वां चक्र भी अब पूरा हो चुका है। दूसरी ओर वैज्ञानिक और इलेक्ट्रीशियन समुद्र के नीचे की हलचल पर शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिक इलेक्ट्रीशियन से कहती है कि वह बाज से संपर्क करे और उसे बताए कि वे उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं। इलेक्ट्रीशियन बाज से संपर्क करता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब विजन दिखाई देते हैं। उसे महसूस होता है कि समुद्र के नीचे एक बड़ी हलचल चल रही है और जल्द ही एक विनाशकारी सुनामी आने वाली है। मैनेजर वहां पहुंचता है और वे सभी सीनियर के फैसले को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक साफ शब्दों में कहती है कि उन्हें सीनियर का साथ नहीं देना चाहिए। वह सुझाव देती है कि उन्हें बाज के पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि शायद वह इस आपदा को रोक सके। इसके बाद वैज्ञानिक, मैनेजर और इलेक्ट्रीशियन नीचे जाते हैं, जहां बाज मौजूद होता है। वे उसे बताते हैं कि वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे इस सुनामी को रोकना होगा। बाज की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह कहता है कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच सीनियर को दूसरे रिग के तकनीशियन के साथ दिखाया जाता है। सीनियर उससे कहता है कि जल्द ही उसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर आएगा और वह भी उसके साथ चल सकता है। हालांकि सीनियर उसे अपने आदेशों का पालन करने की शर्त पर साथ ले जाने की बात कहता है। सीनियर की योजना है कि वह इस पूरी जगह को ब्लास्ट करके भाग निकले, जैसा उसने पहले भी किया था। लेकिन इस बार तकनीशियन सीनियर की योजना को उजागर करने के लिए माइक चालू कर देता है, जिससे सीनियर की बातें सभी तक पहुंच जाती हैं। सीनियर ब्लास्ट को सक्रिय करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है। हालांकि डॉक्टर और उसके साथी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। इस दौरान तकनीशियन और एक अन्य कर्मचारी ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिशों के बीच तनावपूर्ण माहौल बनता है, जहां यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या विनाश को रोका जा सकेगा या नहीं। आखिरकार टीम धमाके को रोकने में सफल हो जाती है। सभी वर्कर्स को सूचित किया जाता है कि उन्होंने बड़ा खतरा टाल दिया है, लेकिन जल्द ही यहाँ एक विशाल सुनामी आने वाली है। सभी को तुरंत इस क्षेत्र से निकलने की तैयारी करनी होगी। इस दौरान सीनियर जब अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, तो एक बुजुर्ग वर्कर उसे रोकता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। उसी समय रिग में भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं।
मैनेजर, वैज्ञानिक और इलेक्ट्रीशियन बाज से कहते हैं कि अब उन्हें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन बाज कहता है कि वह यहीं रहेगा। तीनों ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ रिक के सभी वर्कर्स पहले ही हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके होते हैं। हेलीकॉप्टर समय पर वहां पहुंच चुके होते हैं। मैनेजर, वैज्ञानिक और अन्य लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। ठीक उसी समय विशाल समुद्री लहरें यानी सुनामी रिग से टकरा जाती हैं। बाज अकेला रह जाता है। वह रिग में खड़ा होता है और उसके सामने एक अजीब सी रोशनी प्रकट होती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी अन्य दुनिया के जीवों यानी जीव रास्मों से जुड़ गया है। यह दृश्य दिखाता है कि शायद उसने किसी और संसार के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। दूसरी ओर हेलीकॉप्टर के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है। सीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर और अन्य सभी वर्कर्स हेलीकॉप्टर में सुरक्षित होते हैं। टीम ने सीनियर को भी बचा लिया होता है। हेलीकॉप्टर में सीनियर कहता है कि अब उन्हें शहर की ओर नहीं जाना चाहिए। सुनामी शहर की ओर बढ़ रही है, इसलिए उन्हें दूसरे सुरक्षित रिग की तरफ जाना होगा। इसके बाद कुछ पलों में ही दिखाया जाता है कि सुनामी शहर में दस्तक दे चुकी है और भारी तबाही मच रही है। शहर का दृश्य भयावह हो जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है यह कहानी और इसके रोमांचक मोड़ आपको पसंद आए होंगे। इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।